हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग को सारे के सारे टॉपिक कवर नहीं करना है, कुछ गिने चुने टॉपिक है जिससे रिलेटेड एवरीवेयर क्वेश्चन आता है, तो बस उसी टॉपिक को कवर करेंगे। और गाइस, जिनको लगता है कि प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, हम तो प्लांट बैकग्राउंड से नहीं है, तो गाइस मैं बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग एनिमल पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट भी तो एक ऑर्गेनिज्म है और इससे रिलेटेड कुछ गिने चुने टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे टॉपिक कवर नहीं करेंगे तो गाइस आप बिना टेंशन लिया आप इस जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी इससे रिलेटेड, प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ सॉफ्ट टॉपिक्स आप उसे कवर कर लो और इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा आपका नेट में। मैं ये हवा में नहीं बोल रही हूँ, मैं क्वेश्चन देख के ही बोल रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कुछ सॉफ्ट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है एवरी ईयर। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक एंड कमेंट शेयर करने में कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट चैप्टर जो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट सॉफ्ट टॉपिक वो है आपका फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक फूड बाय द ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करके अपना फूड प्रिपरेशन करती है। तो फूड क्या, कौन से टाइप का फूड होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस इट्स ऑर्गेनिक फूड बाय सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या क्या चाहिए? एक तो हो गया आपका लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए। ग्रीन प्लांट इसी थ्री फैक्टर को यूज करके अपना फूड प्रिपरेशन करता है और वो फूड रहता है ऑर्गेनिक फूड। और इसी प्रोसेस के थ्रू वो कुछ वेस्ट मटेरियल रिलीज करता है और वो वेस्ट मटेरियल क्या है? गैस है, जो कि क्या रहता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि ऑक्सीजन जो प्लांट से सिंथेसिस होता है वो उसका वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, तो इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है ना, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो आपका टू टाइप्स का है। मेटाबॉलिक प्रोसेस टू टाइप का होता है, एक होता है आपका एनाबॉलिक प्रोसेस और एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है ना, अगर उस रिएक्शन के थ्रू कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे कैटाबॉलिक, उससे बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक मींस फॉर्मेशन होगा आपका प्रोडक्ट, फॉर्मेशन होगा उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और कैटाबॉलिक प्रोसेस मींस ब्रेकडाउन होता है। तो ये हो गया आपका एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस। द फोटोसिंथेसिस इज वन टाइप ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस जिसमें क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोड्यूस होता है ग्रीन प्लांट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ना, वही रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिक्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट कौन सी एनर्जी को यूज कर रहा है? सनलाइट को, जो कि सोलर एनर्जी होता है, सनलाइट को यूज करता है। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट सनलाइट यूज करके अपना फूड प्रिपरेशन करता है। नेक्स्ट इट इज द रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन क्या होता है? जहां पे बहुत ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, रिडक्शन भी होगा और आपका ऑक्सीडेशन भी होता है। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस में, ये रिडक्स रिएक्शन प्रोसेस है, ये रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। और उसके साथ क्या क्या होगा ना, ये एक प्रोसेस जिसमें इनऑर्गेनिक कार्बन कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक कार्बन में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपका जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपरेशन करने के लिए जो फैक्टर चाहिए वो फैक्टर क्या क्या है? लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट रहता है ये आपका इनऑर्गेनिक कार्बन है, इनऑर्गेनिक कार्बन, और कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक कार्बन जो कि कार्बोहाइड्रेट। तो इनऑर्गेनिक कार्बन कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कार्बन इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्या होता है? लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। ग्रीन प्लांट जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो यहाँ पे सनलाइट यूज हो रहा है ये आपका सोलर लाइट है, ये एक लाइट का फॉर्म है, सोलर लाइट, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी।
तो यहाँ पे सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू एक ग्रीन प्लांट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है और एक वेस्ट मॉलिक्यूल रिलीज करता है, और वो वेस्ट मॉलिक्यूल क्या है? ऑक्सीजन। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस में जो आपका फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज होता है, एंड आपका लाइट इन्वॉल्व होता है, लाइट यूज होता है, लाइट एनर्जी यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और आपका रेस्पिरेटरी लिविंग सेल। तो प्लांट सेल में भी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, जैसे कि एनिमल सेल में होता है, ऑक्सीजन यूज होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वैसे ही प्लांट में भी ऑक्सीजन यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट आपका वाटर मॉलिक्यूल कहाँ आया? जो नेचर में आपका घर में जो आपका प्लांट है उसमें आप डेली पानी देते हो, लेकिन जो नेचर में प्लांट है आप उसे डेली पानी देने नहीं जाते हो, तो वहां पे प्लांट कैसे मिलता है? प्लांट्स को ना थ्रू रेन वाटर्स। वहां पे प्लांट्स को वाटर कैसे मिलेगा? थ्रू रेन वाटर्स। तो वाटर जो है प्लांट को कहाँ पे मिलता है? कहाँ से मिलता है? फ्रॉम रेन वाटर। एंड वो कैसे एब्जॉर्ब करता है उस रेन वाटर को? थ्रू रूट हेयर जोन। तो उसका रूट में कुछ हेयर जोन रहता है, छोटा छोटा सा रूट रहता है, उसी के थ्रू वो सॉइल से रेन वाटर को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो आपका प्लांट से रिलीज होता है, इवॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फ्रॉम वाटर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है एंड वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, तो इन दोनों में से कौन ऑक्सीजन रिलीज करता है? इनमें से जो रिलीज करने वाला ऑक्सीजन है वो आपका वाटर से रिलीज होता है। वाटर का स्प्लिट होता है फोटोसिंथेसिस में, फिर वहीं से रिलीज होता है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट हो गया आपका लाइट। किस टाइप का लाइट जो यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रीन प्लांट को चाहिए, वो किस टाइप का लाइट है? वो टॉर्च लाइट नहीं है, आपका सन लाइट चाहिए। और सन लाइट का जो फॉर्म होता है वो आपका सोलर एनर्जी फॉर्म, और वो एनर्जी का जो बेसिक यूनिट है उसे बोलते हैं हम लोग क्वांटा, और सिंगुलर फॉर्म में क्वांटम और फोटोन। तो लाइट का प्रॉपर्टीज थोड़ा देख लेंगे, फिर एक एक फैक्टर का प्रॉपर्टीज देखेंगे, और ग्रीन प्लांट में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है वो भी देखेंगे। तो लाइट जो है, लाइट क्या है? लाइट इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो सोलर लाइट आता है, सनलाइट आता है, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके पास दो टाइप का वेव प्रेजेंट रहता है। लाइट में जो पार्टिकल्स रहते हैं उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो उस फोटोन में टू टाइप का वेव रहता है, एक रहता है इलेक्ट्रिक वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक वेव। आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, ये लाइट का प्रॉपर्टी है, लाइट पार्टिकल का प्रॉपर्टी। लाइट ऐसे प्रोपागेट करके मूव करता है, लाइट का मूवमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे प्रोपागेट करके मूव करता है, राइट। और उसके पास दो टाइप का प्रॉपर्टीज होता है, एक हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो लाइट का वेवलेंथ है, जितना आपका लाइट का मूवमेंट होगा, जितना लाइट पार्टिकल का मूवमेंट होगा, उतना आपका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा एंड उसका एनर्जी डिक्रीज होता है ना। अगर जैसे लाइट सन से रिलीज होके आता है, जब तक एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा तब तक वो बहुत सारे पार्टिकल्स के साथ टकरा के आता है, राइट। तो इसके वजह से उसका एनर्जी डिक्रीज होता है और आपका वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग लाइट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो जो सन से लाइट आता है उनमें से कौन सी लाइट प्लांट तो एब्जॉर्ब करके उससे फोटोसिंथेसिस करवाता है। तो कौन सी लाइट के प्रेजेंस में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना, एक पर्टिकुलर रेंज होता है, रेंज ऑफ वेवलेंथ जो होता है लाइट का, उसी पर्टिकुलर रेंज में ही आपका प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और उसी रेंज को हम लोग बोलते हैं पार, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। और वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज होता है, और वो रेंज को हम लोग और भी बोलते हैं विजिबल लाइट रेंज, ठीक है। जैसे कि हम लोग नेकेड आई में जो हम लोग विजिबल लाइट्स देखते हैं वो आपका 400 to 700 nm में होता है, राइट। और इसे बोलते हैं विजिबल लाइट रेंज, और यही रेंज होता है आपका फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेंज। इसी रेंज में ही प्लांट आपका फोटोसिंथेसिस करेगा इस लाइट की वेवलेंथ रेंज में, ठीक है। और जो ये जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ है और पार है, इसमें 7 डिफरेंट लाइट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। 7 डिफरेंट कलर की लाइट प्रेजेंट रहता है 400 to 700 nm में। वो क्या क्या आपको पता होगा, वेवग्यूर के बारे में आप लोग सुने होंगे, पक्का सुने होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुने आप लोग। वेवग्यूर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट रहता है डिफरेंट वेवलेंथ में। तो इनमें से कौन सी लाइट के प्रेजेंस में जब आपका प्लांट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है वो देख लेते हैं पहले।
इससे पहले मैं बता देती हूँ कि जितना आपका जो यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज होता जाएगा लाइट का, उतना आपका एनर्जी है वो डिक्रीज होगा। ये तो आपका लॉजिक है, क्योंकि जब सन से रिलीज होगा आपका लाइट, तब उसका वेवलेंथ जो है वो बहुत कम रहेगा। फिर धीरे धीरे जब प्रोपागेट होता जाएगा तो उसका वेवलेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, जब सन से एटमॉस्फेयर के पास आएगा, अर्थ के सरफेस में आएगा, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के साथ वो टकरा के आता है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से लाइट का जो इंटेंसिटी और एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाता है और वेवलेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। वेवलेंथ इज वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ लाइट। नेक्स्ट पार आपको समझ में आ गया, विजिबल लाइट समझ में आ गया। विजिबल लाइट वही है जो पार होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, उसी रेंज में 7 डिफरेंट लाइट रहता है 400 to 700 nm में। और उसमें जो आपका फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन सी लाइट में मैक्सिमम होता है प्लांट के केस में ना, देखा गया है फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है रेड लाइट में, और उसके बाद ब्लू लाइट, देन सबसे कम होता है ग्रीन लाइट में। और जो एब्जॉर्प्शन हुआ होता है लाइट का, वो आपका मैक्सिमम किसमें होता है, ब्लू में होता है, देन रेड, देन ग्रीन। तो ये जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इसी फोटोसिंथेटिक रेंज एंड एब्जॉर्प्शन रेंज को मतलब क्वांटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। और वो एक्सपेरिमेंट कौन कंडक्ट किए थे, एक साइंटिस्ट थे एंगलमैन, वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे। वो क्या किए थे ना, जो 7 डिफरेंट लाइट रेंज है उसमें 2 ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाए। एक हो गया आपका एरोबिक बैक्टीरिया और एक हो गया आपका यूनिसेल्यूलर एल्गी। यूनिसेल्युलर एल्गी एंड एरोबिक बैक्टीरिया को वो ग्रो करवाए डिफरेंट लाइट रेंज में। तो उन्होंने फर्स्ट यूनिसेल्युलर एल्गी को यहाँ पे पुट किए पेट्री प्लेट में, डिफरेंट लाइट रेंज में यूनिसेल्युलर एल्गी को यहाँ पे पेट्री प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो वो क्या मिला उनको देखने में ना, देखे कि जो यूनिसेल्युलर एल्गी थे, यूनिसेल्युलर एल्गी का जो फोटोसिंथेटिक रेडिएशन, जो फोटोसिंथेसिस हुआ, उसके बाद वो क्या किए ना, कुछ देर के बाद वो वहां पे उसी रेंज में, उसी डिफरेंट लाइट रेंज में एरोबिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रीब्यूट किए। सारे के सारे लाइट में जहां पे यूनिसेल्युलर एल्गी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उसी रेंज में आपका एरोबिक बैक्टीरिया डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर थोड़ी देर बाद उनको क्या रिजल्ट आया ना, जिस लाइट में थोड़ी देर बाद उनको ये रिजल्ट आया कि जो ब्लू लाइट और जो रेड लाइट था, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट एरिया में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, रेड लाइट एरिया में, फिर उसके बाद ब्लू लाइट एरिया में। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट थे, रेड में, देन ब्लू में। इससे आपको क्या समझ में आता है ना, यहाँ पे जो यूनिसेल्युलर एल्गी है, ठीक है, यहाँ पे जो यूनिसेल्युलर एल्गी है, पहले क्या हुआ ना, डिफरेंट रेंज में यूनिसेल्युलर एल्गी अपना फोटोसिंथेसिस करवाए। फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाए। एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन प्रेजेंस में सर्वाइव कर सकता है, ओनली ऑक्सीजन प्रेजेंस में सर्वाइव करेगा, और ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो देखा गया है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया मैक्सिमम उनको कहाँ पे मिला ना, मैक्सिमम आपको मिला रेड में, देन ब्लू रेंज में। तो वो वहां से क्या कंक्लूड किए कि जो रेड लाइट होता है वहां पे मैक्सिमम आपका फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से वहां पे यूनिसेल्युलर एल्गी भी ज्यादा है और एरोबिक बैक्टीरिया भी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ब्लू रेंज में मिला, रेड के अलावा ब्लू रेंज में मिला आपका फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट एंगलमैन का कि कहाँ पे कौन सी रेंज लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, उसे एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट आप लोग पढ़े होंगे ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीन प्लांट में ऐसे कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट में तो पूरा का पूरा प्लांट में कौन से रीजन में फोटोसिंथेसिस होता है, ये आपका ग्रीन प्लांट का जो लीफ होता है, ग्रीन प्लांट की लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस। अगर लीफ का एनाटॉमी आप देखोगे, उसे क्रॉस करके लीफ, आप लोग तो क्रॉस सेक्शन किए होंगे लेबोरेटरी में, तो अगर लीफ का क्रॉस सेक्शन करवाओगे, नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो लीफ का क्रॉस सेक्शन करोगे तो आपको इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में पहला जो अपर लेयर में क्या रहता है, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे करके।
अपर लेयर में, यहाँ पे अपर लेयर में क्या रहता है, क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का क्यूटिकल, जिससे कि एनिमल बॉडी में स्किन प्रेजेंट रहता है, वैसे ही प्लांट की लीफ में उसका जो स्किन है अपर लेयर का, उसे बोलते हैं क्यूटिकल। और क्यूटिकल के नीचे कहाँ क्या रहता है, नॉन ग्रीन सेल्स रहते हैं। क्यूटिकल के नीचे कुछ नॉन ग्रीन सेल्स रहते हैं। इस नॉन ग्रीन सेल्स का कुछ लेयर्स रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, जो कि ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन सेल्स है। फिर एपिडर्मिस के नीचे क्या रहता है, ग्रीन सेल्स, कॉल्यूमिनर ग्रीन सेल्स रहते हैं। यहाँ पे बहुत ही लंबा लंबा सा ग्रीन सेल्स रहते हैं, जो कि क्लोजली पैकेज्ड होते हैं। लंबा लंबा सा यहाँ पे ग्रीन सेल्स रहते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पेलिसेड, पेलिसेड सेल बोलते हैं। फिर उसके नीचे कुछ लूजली पैकेज्ड ग्रीन सेल्स रहते हैं, जिसे बोलते हैं स्पंजी सेल। तो पेलिसेड एंड स्पंजी सेल, ये दोनों आपका, दोनों लेयर का जो सेल है आपका ग्रीन सेल्स है, और यहीं पे होता है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीफ की इसी रीजन में, स्पंजी सेल्स एंड पेलिसेड रीजन में, राइट। और इसे मेसोफिल सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि मिडिल में रहता है। लीफ का क्रॉस सेक्शन करोगे तो उसका मिडिल में जो सेल्स रहते हैं उसमें, उसे बोलते हैं हम लोग मेसोफिल सेल्स। तो स्पॉन्जी सेल एंड पेलिसेड्स आर मेसोफिल सेल्स। और उसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहता है, वेन। वेन, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए वेन प्रेजेंट है, वैसे ही प्लांट सेल में फूड एंड न्यूट्रिएंट को सर्कुलेट करने में वेन प्रेजेंट रहता है। और वेन का कंपोजिशन क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम क्या करेगा, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू टिप, एंड फ्लोएम का क्या काम है ना, जो लीफ में कार्बोहाइड्रेट फूड प्रोड्यूस होगा आपका फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वही कार्बोहाइड्रेट फूड को वो लीफ से अप टू रूट तक ट्रांसपोर्ट करके लेता है, ठीक है। तो ये हो गया वेन में जो जाइलम एंड फ्लोएम रहते हैं। नेक्स्ट उसके लोअर वाला पार्ट में रहता है आपका लोअर एपिडर्मिस, जिसमें स्टोमाटा प्रेजेंट रहता है और वो ओपन एंड क्लोज होता है। तो ये हो गया आपका ग्रीन प्लांट का जो है, ग्रीन प्लांट की लीफ का क्रॉस सेक्शन। की लीफ में कुछ ऐसे सेल्स रहते हैं जिसमें कि पेलिसेड एंड स्पॉन्जी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो इसी सेल्स को अगर मैं जूम करके दिखाऊंगी तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसमें जैसे कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस रहता है, वैसे ही इसमें भी न्यूक्लियस रहता है। इसमें भी न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अलावा और क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, गोल्गी बॉडीज रहता है, और अदर और सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। और उसके अलावा सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। सेल वॉल जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है सेल वॉल। सेल वॉल के अलावा और क्या प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। और क्या प्रेजेंट रहता है, वैक्यूल, बड़ा बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। कहाँ पे, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, जहां पे कि वाटर स्टोर होकर रहेगा और अदर मॉलिक्यूल स्टोर होकर रहता है। कहाँ पे, वैक्यूल में, प्लांट के वैक्यूल में, ठीक है। तो ये और क्या रहता है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल, मतलब ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स में, उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल को अगर आप कंपेयर करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स रहता है प्लांट सेल में, जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है। वो क्या गया ना, एक हो गया आपका सेल वॉल, और क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, जो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल में एब्सेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग प्लांट सेल का प्लांट सेल का एक जूम व्यू देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो ये मान लो कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, जिसमें ये हो गया आपका सेल वॉल, और ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाकी का जो कंटेंट है इसमें ये न्यूक्लियस है, और ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया और अदर सेल ऑर्गेनेल्स है। तो इसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग इस सेल से न्यूक्लियस को रिमूव करोगे, सेल से न्यूक्लियस को रिमूव करते हो, तो जो बाकी का कंटेंट रह जाता है उसे हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स भी है, और लिक्विड मटेरियल भी है, ठीक है। तो अगर साइटोप्लाज्म क्या हो गया ना, सेल वॉल, सेल प्लाज्म, मतलब सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन रहेगा, लेकिन बस न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है सेल में, तो उसे हम लोग उस कंटेंट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अगर मैं बोलूंगी कि साइटोप्लाज्म से मुझे ऑर्गेनेल्स भी रिमूव करना है, साइटोप्लाज्म से अगर हम लोग ऑर्गेनेल्स भी रिमूव कर लेते हैं, तो उस मॉलिक्यूल्स, उस जो बाकी का कंटेंट रह जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे साइटोसोल, ठीक है। तो साइटोसोल, साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो प्लांट सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रहता है, प्लांट सेल हो गया या एनिमल सेल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर लेयर है वो आपका यूकारियोटिक टाइप रहता है, ठीक है, यूकारियोटिक टाइप। प्लांट
और एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर लेयर है वो आपका यूकार्योटिक टाइप। अगर आप पढ़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की कैसे उनका एंडोसिम्बायोटिक के प्रोसेस के थ्रू जेनेसिस हुआ है, तो ये बोला जाता है उसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओपर लेयर है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का ओपर लेयर है वो आपका यूकार्योटिक टाइप एंड इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन आपका प्रोकार्योटिक टाइप। ठीक है, तो अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे तो इनकी आउटर मेम्ब्रेन में कुछ पोरिन प्रोटीन रहता है जो कि मेम्ब्रेन को लीकेज करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कुछ एक प्रोटीन रहता है जो कि मेम्ब्रेन में लीकेज करेगा, एक छेद करता है। उसी छेद की वजह से क्या होगा ना, जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट वो इनर मेम्ब्रेन सॉरी आउटर मेम्ब्रेन का इस पोर के थ्रू उसका इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाएंगे क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का आउटर मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक टाइप है और उनके आउटर मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स रहता है और उस पोर प्रोटीन को बोलते हैं पोरिन प्रोटीन, जिसकी वजह से कुछ छेद हो जाता है इनका मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में। तो छेद हो गया तो जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट रहता है, H+ प्रेजेंट रहता है, अदर मॉलिक्यूल रहता है। तो H+ आयन मूव करके चला जाएगा कहां पे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। इसकी वजह से आपका जो H+ की वजह से जो pH रहता है साइटोप्लाज्म का, pH of cytoplasm and inner membrane space of mitochondria and inner membrane space of क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस का pH वो सारे कुछ सेम रहते हैं, pH 7.2 ही रहेगा, 7.2। ठीक है, आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट को डिटरमाइन करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसका एक आउटर मेम्ब्रेन रहता है और एक इनर मेम्ब्रेन रहता है और आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन रहते हैं जिसकी वजह से पोर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और उसके अलावा क्या रहता है, इट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल जिसके पास एक डीएनए रहता है और एक डीएनए एक पर्टिकुलर प्रोटीन कोड करता है। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट में और ये डीएनए पर्टिकुलर बहुत सारे पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से एक है आपका VIPP1 प्रोटीन, बेसिकली प्रोटीन इन प्लास्टिड 1 प्रोटीन। इस प्रोटीन का क्या काम है ना, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचेगा और ऐसे प्रोड्यूस खींच के ऐसे कुछ मेम्ब्रेन जैसे ऐसे प्रोड्यूस करता है, इसे बोलते हैं हम लोग थाइलाकॉइड। ये हो गया आपका थाइलाकॉइड। ये थाइलाकॉइड कहां से प्रोड्यूस हुआ ना, क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन से। ये क्लोरोप्लास्ट का जो इनर मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मतलब पूरा के पूरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर की तरफ खींच के इसे पिंच ऑफ करके क्या प्रोड्यूस होता है, थाइलाकॉइड। तो ये आपका थाइलाकॉइड है और थाइलाकॉइड कहां से प्रोड्यूस हुआ, क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन से। और कौन प्रोड्यूस करवाया, VIPP1 प्रोटीन, बेसिकली इंड्यूसिंग प्रोटीन इन प्लास्टिड 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थाइलाकॉइड ऐसे एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड हो गए, थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर स्टॉक होके फॉर्मेशन करते हैं, एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रैनम। बहुत सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड होकर प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रैनम स्ट्रक्चर जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में कुछ यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल, जैसे कि साइटोप्लाज्म में लिक्विड मॉलिक्यूल्स रहता है, लिक्विड स्ट्रक्चर, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में ग्रानम कहाँ पे एम्बेडेड होकर रहता है, यहाँ पे लिक्विड स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं, लिक्विड स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट रहता है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है, एटीपी प्रेजेंट रहता है और एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन एंजाइम प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है रोबिस्को। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो रोबिस्को, एटीपी, अमाइनो एसिड ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। और ग्राना कहां से प्रोड्यूस हुआ, थाइलाकॉइड से। थाइलाकॉइड कहां से आया, क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन से। कौन से प्रोटीन के थ्रू, VIPP1 प्रोटीन। और ये प्रोटीन कहां से कोड होता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए से। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट की प्रॉपर्टीज। क्लोरोप्लास्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज ए फोटोसिंथेटिक एपैरेटस जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। यहाँ पे कहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, एक पर्टिकुलर पिगमेंट के थ्रू। और ये पिगमेंट ग्रीन कलर पिगमेंट रहता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस करवाता है क्लोरोप्लास्ट में। इट इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब इसके पास अपना खुद का डीएनए है। ठीक है, और इस डीएनए जो है वो कुछ प्रोटीन कोड करता है। प्रोटीन कोड की वजह से वो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल से, सेमी क्यों, फुली ऑटोनोमस क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रोटीन के क्लोरोप्लास्ट के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो कुछ प्रोटीन उसका खुद का डीएनए सिंथेसिस करता है और कुछ प्रोटीन के लिए उसको न्यूक्लियर जीनोम के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ठीक है,
इसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल एंड इट रिलीज एनर्जी और इट इज द एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनेल। ये एटीपी रिलीज करता है जिसकी वजह से इसे बोलते हैं एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग ऑर्गेनेल। एंड इसका जो साइज डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्रोमोसोम नंबर के ऊपर, क्रोमोसोम नंबर एंड द हैबिट ऑफ प्लांट्स। प्लांट कौन सी रीजन में ग्रो कर रहा है उसका हैबिट भी डिटरमाइन करता है। अगर वो प्लांट पॉलीप्लॉइड है, ठीक है, अगर वो प्लांट पॉलीप्लॉइड है और सेड लविंग प्लांट है तो उसका क्लोरोप्लास्ट लार्ज होगा। जैसे कि एनिमल में जो एनिमल होते हैं उनका क्रोमोसोम होता है डिप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड से एक्स्ट्रा वो पॉलीप्लॉइड हो जाएंगे तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे एनिमल्स। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है, प्लांट में पॉलीप्लॉइड प्लांट भी सर्वाइव करते हैं। और polyploid plant and seed loving plant में larger chloroplast होता है, while diploid and light loving plant है smallest chloroplast। तो outer membrane को अगर हम लोग स्टडी करेंगे chloroplast की, it is the eukaryotic origin, पहले ही बता चुकी हूँ, rich in galactolipid। जनरली मेम्ब्रेन में, कोई भी मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है, कोई भी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट रहता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है, गैलेक्टोलिपिड। इट इज नॉन स्पेसिफिक पोरिन प्रोटीन। नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए उसके थ्रू बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल, आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होता है टू क्लोरोप्लास्ट टू, कहां पे ट्रांसपोर्ट होगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। देन प्रोटॉन्स कैन क्रॉस इट इजीली, सो द पीएच ऑफ इनर मेम्ब्रेन स्पेस एंड साइटोसेलुलर सेल, पीएच इजीली मतलब H+ आयन इजीली पास हो सकता है, जिसकी वजह से साइटोसोल का पीएच एंड आपका क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन का पीएच इक्वल रहता है। ठीक है, ये इसका रीजन कौन है, पोरिन प्रोटीन। नेक्स्ट होगा आपका इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज द प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, एंडोसिम्बायोटिक प्रोसेस के थ्रू वो ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए उसका इनर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक रहता है। इट कंटेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहता है क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से वो सिलेक्टिवली परमिएबल होगा। सिलेक्टिव परमिएबल मीन्स कुछ चुन के वो अपना जो मॉलिक्यूल्स या आयंस को पास करवाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट का डीएनए को बोलेंगे तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए को बोलते हैं सिटीडीएनए और सीपीडीएनए और प्लास्टोम बोलते हैं। इट इज ए नॉन मेंडेलियन डीएनए। नॉन मेंडेलियन की डीएनए क्या क्यों है, क्योंकि मेंडेलियन डीएनए वही होता है जो कि न्यूक्लियर डीएनए होते हैं, जो कि न्यूक्लियर डीएनए वही आपका मेंडेलियन डीएनए होगा। लेकिन यहाँ पे तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट ये साइटोप्लाज्मिक डीएनए, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में प्रेजेंट ये डीएनए, इसलिए वो नॉन मेंडेलियन डीएनए। तो कुछ प्रोटीन है इस डीएनए से कोड होता है। वो प्रोटीन क्या है, D1 एंड D2 प्रोटीन, जो कि कौन सी जीन से सिंथेसिस होते हैं, पीसी फोटोसिस्टम बी ए जीन, फोटोसिस्टम बी डी जीन, ये दोनों जीन कोड करते हैं D1 एंड D2 प्रोटीन। और उनका फंक्शन क्या है, रिएक्शन सेंटर प्रोटीन, रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट रहता है। वैसे ही और दो प्रोटीन PSA A एंड PSA A B, तो ये फोटोसिस्टम ए जीन, फोटोसिस्टम ए बी जीन कोड करते हैं ये दोनों प्रोटीन्स को, और इनका काम वही है, रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। और उसके अलावा फोटोसिस्टम बी जीन कोड करता है CP47 एंड फोटोसिस्टम BC जीन कोड करता है CP43 जीन प्रोटीन। और ये दोनों प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कोर एंटीना में। ठीक है, और इसके अलावा साइटोक्रोम F एंड साइटोक्रोम B6 कोड होता है फ्रॉम पेट ए जीन एंड पेट बी जीन, और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एपो प्रोटीन में। ठीक है, और वो पार्टिसिपेट करते हैं आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। तो ये हो गया आपका कुछ डीएनए और जीन, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे नोट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और याद करके एंट्रेंस में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा जो है उसका लिक्विड पार्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड पार्ट रहता है ग्राना को छोड़ के, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज द लिक्विड पार्ट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑकर हियर। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि एटीपी सिंथेसिस या आपका अमाइनो एसिड सिंथेसिस प्रोसेस, ये स्ट्रोमा में होता है। देन रोबिस्को एंजाइम फाउंड हियर। तो रोबिस्को एंजाइम जो कि बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट रहता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ही मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका रोबिस्को एंजाइम के बारे में थोड़ा देख लेंगे। रोबिस्को इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका फुल नेम क्या है, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे रोबिस्को बोल सकते हो, और भी बोल सकते हो RUBP केस बोल सकते हो। RUBP यहाँ से यहाँ तक RUBP केस, कार्बोक्सिलेज से केस, एंड आपका RUBP CO भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड इट मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अर्थ। जितना सारा प्रोटीन प्रेजेंट है अर्थ में, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है, प्रोटीन कौन है, रोबिस्को।
देन इट बिलोंग्स टू लाइस फैमिली ऑफ एंजाइम, लाइस फैमिली से बिलोंग करता है, और उसका एक्टिविटी जो रहता है कार्बोक्सिल डिसम्यूटेस एक्टिविटी रहता है। तो या इसका एक्टिविटी भी याद रखना, कार्बोक्सिल डिसम्यूटेस एक्टिविटी, एंड इट इज ए मल्टी सॉर्बोनेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मल्टी सॉर्बोनेट मीन्स इसके पास 16 सॉर्बोनेट रहता है, 16 में से 8 रहता है लार्ज और 8 रहता है स्मॉल। 8 लार्ज सॉर्बोनेट कौन सी डीएनए से सिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट डीएनए से सिंथेसिस होता है, और 8 स्मॉल सॉर्बोनेट जो है वो आपका न्यूक्लियर डीएनए से सिंथेसिस होता है, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए से 8 लार्ज सॉर्बोनेट सिंथेसिस होता है उसका फंक्शन क्या है, कैटालाइटिक एक्टिविटी, कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करेगा। और जो न्यूक्लियर डीएनए से सिंथेसिस होता है 8 स्मॉल सॉर्बोनेट, वो आपका रेगुलेटरी एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट हो गया आपका इट परफॉर्म बोथ ऑन कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीनेशन प्रोसेस। कार्बोक्सिलेशन भी करवाता है एंड ऑक्सीजनेशन भी करवाएगा। कार्बोक्सिलेशन मींस एडिशन ऑफ CO2 एंड आपका ऑक्सीनेशन मींस प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, O2 प्रोड्यूस भी करेगा। तो इसके वजह से इसका जो एक्टिव साइड है ना, एक्टिव साइड में कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड होता है और ऑक्सीजन भी ऐड होता है। बोथ रिएक्शन आर परफॉर्म्ड इन द सेम एक्टिव साइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के लिए जो एक्टिव साइट प्रेजेंट है वो सेम ही होता है, एक ही एक्टिव साइट होता है जिसमें बोथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड करेगा और ऑक्सीजन भी बाइंड करेगा। और कब बाइंड करता है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। अगर एटमोस्फेयर में, ऐसे भी नॉर्मली एटमोस्फेयर में आपका ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, लेकिन जब बहुत ही कम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। जब बहुत ही ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से लो हो जाएगा तब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रानम के बारे में देखेंगे। ग्रानम हो गया ग्रानम क्या हो गया ना, अगर थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर अटैच होकर रहता है तो उसे बोलते हैं हम लोग ग्रानम। प्लूरल फॉर्म में ग्राना बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारा ग्रानम है तो उसे हम लोग ग्राना बोलेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये एक थाइलाकॉइड, ये एक थाइलाकॉइड, ये एक थाइलाकॉइड, तो एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड होके यहाँ पे स्टॉक्ड होके फॉर्मेशन होता है आपका ग्रानम। ग्रानम में देखा गया है कि 2 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन पाया जाता है। ग्रानम में 2 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन मिलता है। देखो, अगर एक ग्रानम, एक थाइलाकॉइड एंड दूसरा थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर अटैच्ड है, तो उन दोनों के बीच जो कनेक्शन रहता है, बीच में जो अटैचमेंट रहता है, एक का मेम्ब्रेन है दूसरे का मेम्ब्रेन यहाँ पे अटैच्ड है, तो उसी मेम्ब्रेन को बोलेंगे एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है बताने वाली हूं मैं। एप्रेस्ड मेम्ब्रेन, और यहाँ पे पाया जाता है आपका फोटोसिंथेसिस के लिए जो 2 सिस्टम्स रहते हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, 2 पिगमेंट सिस्टम्स रहता है, वो इसी मैक्सिमम फोटोसिस्टम 2 इसी रीजन में मिलेगा आपको। फोटोसिस्टम 2 और कुछ फोटोसिस्टम 1, मैक्सिमम कौन मिलता है फोटोसिस्टम 2, और मिनिमम सबसे कम कौन मिलेगा फोटोसिस्टम 1, इसी रीजन में आपको मिलेगा एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में, ठीक है। और आपका नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन जो है, ये सारे नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन है, बता देती हूँ मैं कौन सा वाला, ये सारे नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन है। ये सारे नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन है जो कि स्ट्रोमा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है। नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन जो स्ट्रोमा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है तो वो आपका नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन है। तो इसी मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है, फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 के साथ साथ और क्या प्रेजेंट रहता है, ओके, फोटोसिस्टम 1 एंड एटीपी सिंथेसिस, जहां पे जिस एंजाइम के थ्रू एटीपी सिंथेसिस होगा, एटीपी सिंथेसिस प्रेजेंट रहता है। एफएनआर क्या है बताने वाली हूँ थोड़ी देर बाद। फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेस एंजाइम, ये प्रेजेंट रहता है इसी मेम्ब्रेन में। और आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स जो कि फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ईटीसी में प्रेजेंट रहता है ये सारे। इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होगा, तो ये सारे कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इन मेम्ब्रेन में, ठीक है। एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में आपको फोटोसिस्टम 2 एंड 1 मिलेगा, और ये जो नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में फोटोसिस्टम 1 के साथ साथ ये मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड क्या हो गया, अगर हम लोग थाइलाकॉइड को यहाँ पे देखेंगे, एक को जूम करके इस यहाँ पे देखेंगे, तो थाइलाकॉइड में एक लुमेन रहता है। थाइलाकॉइड में जो बीच वाला पार्ट है उसे बोलते हैं लुमेन। तो वहां पे कुछ लिक्विड रहते हैं, और उस लुमेन में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो आपका सॉल्ट रहता है, एंड आपका वाटर प्रेजेंट रहता है। उसके साथ साथ कुछ एटीपी, अमाइनो एसिड, ये सारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और उसके साथ इसका जो मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, और लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में क्या होता है, यहाँ पे कुछ एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है जैंथोफिल।
यहाँ पे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल का काम क्या है ना, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में ही, मेम्ब्रेन एंड लुमेन मेम्ब्रेन में ही जो प्रेजेंट रहता है आपका फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ठीक है, जब लाइट एनर्जी आएगा, जब लाइट एनर्जी आता है तो लाइट एनर्जी की वजह से क्या होगा ना, लाइट का इंटेंसिटी वैरी करता है। कभी लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो लाइट का इंटेंसिटी कम है, तो लाइट एनर्जी की अगर हाई है इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी की वजह से क्या होगा, इस मेम्ब्रेन लिपिड का ब्रेक हो जाता है। मेम्ब्रेन लिपिड का ब्रेक और ऑक्सीडेशन की वजह से ROS प्रोड्यूस होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज प्रोड्यूस होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को डिग्रेड कर देंगे। तो इस लाइट इंटेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए एक टाइप ऑफ क्वेंचर प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, फॉर क्वेंचिंग द लाइट, लाइट को क्वेंच करने के लिए प्रेजेंट रहता है यहाँ पे ज़ैंथोफिल। ठीक है, और इसका काम क्या है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द हाई इंटेंसिटी लाइट एंड नॉन फोटोकेमिकल क्वेंचिंग, मतलब यहाँ पे फोटोकेमिकल मतलब टॉक्सिक मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस होने नहीं देगा और जो लाइट को क्वेंच कर लेगा, एक्स्ट्रा लाइट एनर्जी को क्वेंच कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ज़ैंथोफिल का यही काम है। नेक्स्ट अब जो लास्ट स्टेप है और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, इसके बाद पढ़ेंगे पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो जो आपका थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, आपका फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, आपका नहीं, प्लांट का फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, इस रीजन में, मतलब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में कुछ ऐसा प्रोटीन है, जो प्रोटीन और मॉलिक्यूल ऐसा प्रेजेंट रहता है जिसके जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे। एक हो गया आपका फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 में कहाँ पे प्रेजेंट होता है बताई थी, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में। एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है फोटोसिस्टम 2 और यही से आपका स्टार्ट होता है फोटोसिंथेसिस। तो पहले बता देती हूँ, फोटोसिस्टम 2 जो है ये एक पिगमेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एक मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स है, लोग ये आपका मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और उसे स्टेबल करने के लिए एक ट्राइमेरिक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, 3 सबयूनिट कंटेनिंग प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, 2 ट्राइमेरिक प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है LHC2, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2। और इसका काम क्या है, फोटोसिस्टम 2 को स्टेबल करके रखना मेम्ब्रेन में। ठीक है, और उसके अलावा क्या प्रेजेंट रहता है, 2 प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, 2 बड़ा बड़ा सा प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, D1 एंड D2 प्रोटीन। हम लोग जब क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन के बारे में पढ़े थे तो D1 D2 के बारे में मैं आपको बताई थी। तो D1 D2 यहाँ पे अटैच होकर रहता है फोटोसिस्टम 2 के साथ साथ। और क्या प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, फोटोसिस्टम 2 के साथ साथ एक क्रॉस लिंक और एक्स शेप का कैरोटीनॉइड प्रेजेंट रहता है, कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल, कैरोटीनॉइड्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है फोटोसिस्टम 2 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 2, PS2 और D1 एंड D2 प्रोटीन और आपका LHC2 प्रोटीन 2 प्रेजेंट रहता है, 2 LHC जो कि ट्राइमेरिक प्रोटीन है। ठीक है, और उसके बाद क्या प्रेजेंट रहता है ना, इसके नीचे वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स किसके नीचे प्रेजेंट रहेगा, फोटोसिस्टम 2 के नीचे लुमेन में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट आपका प्लास्टोक्विनोन, ये एक डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल है, डिफ्यूजेबल प्रोटीन है जो कि डिफ्यूज हो सकता है, प्लास्टोक्विनोन मिलेगा आपका मतलब मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट प्लास्टोक्विनोन के बाद कौन प्रेजेंट रहता है, साइटोक्रोम B6F, यहाँ पे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है साइटोक्रोम B6F। फिर साइटोक्रोम B6 के बाद कौन प्रेजेंट रहता है, प्लास्टोसियानिन। फिर प्लास्टोसियानिन के बाद रहता है आपका फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 को वैसे ही स्टेबल करने के लिए कौन प्रेजेंट रहता है, एक डाइमेरिक प्रोटीन। उस डाइमेरिक प्रोटीन का नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 प्रेजेंट रहता है। और फोटोसिस्टम 2 को स्टेबल करने के लिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 प्रेजेंट था। ठीक है, और वो ट्राइमेरिक प्रोटीन और ये डाइमेरिक प्रोटीन है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। और उसके बाद उसके ऊपर और 2 प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, उस प्रोटीन का नाम है PSA एंड PSAB। ठीक है, और उसके साथ साथ कैरोटीनॉइड भी यहाँ पे भी प्रेजेंट रहता है। फिर फोटोसिस्टम 1 के बाद फेरोडॉक्सिन प्रेजेंट रहता है। फिर फेरोडॉक्सिन के बाद एक मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, इसका नाम है FNR, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। और फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेस के बाद फाइनल आपका प्रेजेंट रहता है ATP सिंथेस। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा,
वाटर का स्प्लिटिंग के थ्रू आता है इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फोटोसिस्टम 2 के पास, फिर फोटोसिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनन, प्लास्टोक्विनन से आपका साइटोक्रोम B6F, देन साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसियानिन, देन फोटोसिस्टम 1 पैरोडॉक्सिन FNR एंड आपका एटीपी सिंथेसिस। दिस इज द होल प्रोसेस, और ये होल प्रोसेस को पूरा का पूरा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले कि कैसे एटीपी सिंथेसिस होता है और आपका फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, पहले आप सब्सक्राइब करो इस वीडियो को, और भी आपका डायरेक्ट इजी वे के थ्रू मैं आपको ट्राई करूंगी, इजी वे के थ्रू आपको ये सारे चीज कंप्लीट करवाने के लिए। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आपका प्लांट फिजियोलॉजी, जो वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।